नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आप सभी का कुशाग्र इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हमारी नर्मदा घाटी को हम आज पढ़ेंगे। इसके पहले हम मध्य भारत के पठार, बुंदेलखंड के पठार, मालवा का पठार और रीवा पन्ना के पठार को हम पढ़ चुके हैं। इसको भी हम उसी तरीके से देखेंगे। इसके अक्षांश देशांतर को देखेंगे, इसकी स्थिति देखेंगे, यहाँ कौन सी नदियाँ निकलती हैं, क्या यहाँ की जलवायु है, तापमान क्या है, फसल कौन सी है, खनिज कौन से हैं, वनस्पति कौन सी है, और यहाँ पर्यटन कौन से हैं, और उद्योग और कोई खास विशेष जो एक दो पॉइंट होंगे उसको भी हम यहाँ लिखाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम देखते हैं नर्मदा घाटी, इसी को कई बार नर्मदा सोन घाटी भी कहते हैं। ठीक, तो पहले तो हम इसको मानचित्र में बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद हम इसकी आंशिक और अक्षांश और देशांत स्थिति को भी हम यहाँ क्लियर करेंगे। तो देखिए आप मैप में इसको, यहाँ अलीराजपुर का कुछ हिस्सा लेते हुए ये आपका यह नर्मदा नदी के और आपके मालवा के पठार के ये जो क्षेत्र बनता है यही है आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र। यानी ये जो आपके मालवा के पठार के दक्षिण में और रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में स्थित है, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित इसको मान सकते हैं। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 86,000 वर्ग किलोमीटर है और प्रतिशतता में यदि इसको देखा जाए तो 26% है। यानी दूसरे नंबर का बड़ा जो पठार है वो है आपका नर्मदा सोन घाटी, ऐसी को कहते हैं अपन नर्मदा घाटी का क्षेत्र। ठीक, नदी जैसा ही ये कर्व लेता है। ये जो क्षेत्र हम बता रहे हैं ये है क्या आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र। ठीक, ये आपका जो बचता है क्षेत्र ये कौन सा हो जाता है, ये आपका हो जाता है पूर्वी पठार, और जो नीचे का हिस्सा दिख रहा है ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हो जाता है। और इसके ऊपर मालवा का पठार, यहाँ मध्य भारत का पठार, और ये आपकी कटोरनुमा आकृति बुंदेलखंड का पठार, और ये हिस्सा जो है ये आपका रीवा पन्ना का पठार है। ठीक, ये आपका हमने मानचित्र में लगभग बताने का प्रयास किया। आप इसको और अच्छे तरीके से मानचित्र को इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमें देखना है इसके स्थिति, इसकी स्थिति। तो स्थिति देखेंगे हम, इसकी स्थिति जो है वो आपके 22 डिग्री 30 मिनट 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा ये तो अक्षांश हो गया। अक्षांश को और अच्छे से आपको देखना होगा तो हमारा पहला वीडियो जाकर आप देखें, वहाँ अक्षांश देशांतर हमने बहुत अच्छे तरीके से क्या किया है, स्पष्ट किया हुआ है। यहाँ 74 डिग्री से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यानी ये हमने अक्षांश देशांतर के हिसाब से इसको यहाँ पूर्वी देशांतर। ठीक, अब इसके अलावा भी हम आपको देशांतर के अलावा भी हम भौगोलिक स्थिति बताने का प्रयास करते हैं कि मालवा के दक्षिण में और रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में भी इसको कह सकते हैं। ठीक, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे मालवा तथा रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में
रीवा पन्ना पठार के दक्षिण में तथा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में स्थित है। ठीक है, उत्तर में स्थित है। ये हो गया आपकी भौगोलिक स्थिति। आपको यदि अक्षांश देशांतर याद नहीं रहते तब भी आप मालवा रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण में बताते हैं और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में बताते हैं, तब भी आपका आंसर सही होता है। इनको याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब हम देखेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल है 86,000 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशतता में यदि इसको हम देखते हैं तो आपका 26% क्या बनता है? क्षेत्रफल बनता है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल कौन सा है आपका? मालवा का पठार 28%। और सबसे छोटा कौन सा होगा? तो वो होगा आपका पूर्वी पठार यानी बघेलखंड के पठार को सबसे छोटा क्षेत्रफल कहा जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल देखा जाता है तो है आपका 86,000 वर्ग किलोमीटर और इसको यदि प्रतिशतता में आप देखते हैं तो 26% इसका क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक, क्षेत्रफल के बाद हम देखते हैं इसमें एक चीज और नोट करेंगे। नोट में क्या लिखेंगे आप? नोट में लिखेंगे आप नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का सर्वाधिक नीचा वाला भाग है या सबसे नीचा भाग है। तो क्या लिखोगे आप? नोट में लिखोगे आप नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश के मध्य सर्वाधिक नीचा भाग है। ठीक, इसको आप नोट में लिखेंगे यानी सबसे निचला हिस्सा है आपका मध्य प्रदेश में देखा जाए तो सर्वाधिक नीचा हिस्सा कौन सा होगा? आपका नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र हुआ। इसके बाद हम इसका निर्माण देखेंगे कि नर्मदा सोन घाटी आखिरकार बना कैसे है, कौन सी पर्वत शैल समूह यहाँ पाए जाते हैं। तो यहां देखेंगे आप निर्माण, यहां लिखेंगे आप निर्माण में इसको देखेंगे आप कि पश्चिम में आपका दक्कन ट्रैप और जब पूरब के तरफ बढ़ेंगे आप तो आप उसको लिखेंगे बिंद और धारवाड़ शैल समूह से ये बना है। पश्चिम में दक्कन ट्रैप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब यदि भारत की स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश कहाँ है? ये है आपका मध्य प्रदेश और यहाँ ये वाला जो हिस्सा जा रहा है ये किस में आता है? आपके दक्कन ट्रैप के अंतर्गत आता है यानी बैसाल चट्टानों से निर्मित है। तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा जाएगा नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र का, तो पश्चिम में जो इसका निर्माण हो रहा है वो हो रहा होगा दक्कन ट्रैप से। और जब हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो धारवाड़ तथा बिंद क्रम की चट्टानें हमें देखने को मिलेंगी। तो क्या लिखेंगे? पश्चिम में दक्कन ट्रैप की चट्टानें या दक्कन ट्रैप के सेल, जो भी आपको चट्टानें तथा पूर्व की तरफ धारवाड़ तथा बिंद क्रम की चट्टानें हैं। बिंद क्रम की चट्टानें हैं या बिंद क्रम के सेल हैं। तो इस तरीके से आपका क्या बना? नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र बना। अब हम देखेंगे इसके नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित होते हैं। तो नर्मदा सोन घाटी आप देख रहे हैं कि पूरा जिला एक आधी है जो उसमें आ रहा है, बाकी आधे ऊपर के जिले इसमें टच हो रहे हैं और कुछ जिले नीचे के टच हो रहे हैं। तो क्या लिखोगे आप? अगली हेडिंग लिखोगे आप जिले में लिखोगे आप कहां से? देखो जबलपुर से आ ही रहा है, इसमें कटनी का भी हिस्सा थोड़ा सा आता है। तो आप चाहो तो लिख लें जबलपुर, कटनी,
नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, इसमें आपका चाहो तो आप नरसिंहपुर के बाद हरदा, होशंगाबाद, खंडवा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर, ये जो कुछ जिले हैं ये इसके अंतर्गत इससे संबंधित है। ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं कटनी का कुछ हिस्सा चलता है, जबलपुर हो गया, नरसिंहपुर हो गया, हरदा हो गया, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, आप यहाँ बड़वानी तक इसको ला सकते हैं, कुछ हिस्सा बड़वानी का भी इसमें आता है। ठीक, ये हो गया आपको जिले से संबंधित। अब हम देखेंगे यहाँ की जलवायु। मालवा की जलवायु कैसी थी? सम जलवायु थी, ना ज़्यादा ठंडी और ना ज़्यादा गर्म। यहाँ क्या है, यहाँ की जलवायु जो है तो मानसूनी प्रकार की, पर इसमें भी फर्क है। फर्क कैसा है? पूरब की तरफ आएंगे तो ठंड आपको ज़्यादा देखने की मिलेगी, और पश्चिम की तरफ जाओगे नर्मदा सोन घाटी में तो ठंड गर्मी आपको अधिक देखने को मिलेगी। तो लिखेंगे आप जलवायु। जलवायु, जलवायु क्या है? मानसूनी प्रकार की जलवायु है, मानसूनी प्रकार की जलवायु। ओके, इसमें क्या है मानसूनी प्रकार की जलवायु में? तो आप लिखेंगे जिसमें ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म, ग्रीष्म ऋतु में क्या देखने को मिलेगी आपको? अधिक गर्म मिलेगा। और जब तथा ठंड कैसी मिलेगी यहाँ? साधारण, तथा शीत ऋतु में ठंड साधारण यानी मध्यम। ठीक, ये हो गया आपका यहाँ की जलवायु। यहाँ चाहो तो आप नोट में एक पॉइंट और लिख सकते हैं, क्या कि आप पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो ठंड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, पूरब की तरफ बढ़ोगे आप तो ज़्यादा ठंड देखने को मिलेगी, पश्चिम की तरफ आप बढ़ोगे तो ठंड आपको कम देखने को मिलेगी। तो भी आप यहाँ नोट में लिखें, क्योंकि यदि कंसेप्ट आधारित प्रश्न आया तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। क्या लिखोगे आप? आप लिखो पूर्व में अधिक ठंड तथा पश्चिम में, पूर्व में का मतलब पूर्वी भाग जरूर लिख लें आप, कंफ्यूज ना हो। यहाँ पश्चिमी भाग में गर्मी अधिक, तो ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब जैसे ही आप पूरब की तरफ बढ़ोगे तो ठंड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, और पश्चिम की तरफ आओगे नर्मदा घाटी के तो आपको क्या देखने को मिलेगी? गर्मी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब यहाँ वर्षा देख लेते हैं। वर्षा तो वैसे औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर है, फिर भी वर्षा में यदि आप पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ोगे तो वर्षा क्या होगी? बढ़ जाएगी आपकी। अच्छा, ये सब चीज़ें बढ़ घट क्यों रही है? क्योंकि आप देखें नर्मदा सोन घाटी का विस्तार कैसा है? पश्चिम से पूरब की तरफ है, तो कुछ फीचर्स पूरब के भी आ जा रहे हैं और कुछ आपके वेस्टर्न भी आ जा रहे हैं। लिखेंगे वर्षा। वर्षा तो 125 सेंटीमीटर है, फिर भी इस वर्षा में भी क्या है उसको भी आप स्पष्ट कर लें। पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा बढ़ती जाती है। क्या लिखोगे आप? पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा बढ़ती जाती है। ठीक, यानी आप जैसे पश्चिम की तरफ 25 सेंटीमीटर से बढ़ती हुई जा रही है और यहाँ 125 सेंटीमीटर तक पहुँच जा रही है, यानी 100 हो रही है, 110 हो रही है, इस सेंटीमीटर तक क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। यानी यहाँ 75 के आसपास हो रही है वर्षा, और जैसे ही आप पूरब की तरफ बढ़ते जा रहे हैं वर्षा भी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। ये हो गया आपका वर्षा। इसके बाद देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से प्रभावित बहती हैं। तो आप देखते हैं नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है। सोन घाटी यहाँ से उत्तर पूर्व की तरफ चली जाती है, नर्मदा आपकी समानांतर बहती हुई
खंबाती खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा हो गई, नर्मदा की सहायक नदियां भी साथ में हो गई। ठीक, तो आप लिखेंगे नदियां। देखो नदियां आपने अभी पढ़ी नहीं है, फिर भी आप उनका उद्गम तो आप जान ही चुके हो, और कहाँ से निकल रही हैं और किस पठार में बहती हुई जा रही हैं। तो यही फायदा होता है इन प्राकृतिक या भौगोलिक विभाजन पढ़ने का। जब आप विषय को पढ़ेंगे तो उसके पहले आप बहुत सारी चीज़ें जान चुके होंगे। जैसे आप वर्षा जान चुके हो, आप मिट्टियाँ जान चुके हो, आप चट्टानें जान चुके हो शैल समूह के रूप में। क्या लिखोगे आप? नदियाँ। नदियाँ में कौन सी? नर्मदा है ही, अमरकंटक से निकलती है। सोन हो गया। सोन के बाद और क्या देखोगे आप? यहाँ देखोगे आप तवा। तवा भी आपकी निकलती है। तवा कहाँ से निकलती है? चाहो तो लिख लो महादेव पर्वत श्रेणी श्रृंखला या महादेव पर्वत श्रृंखला से। कहाँ है महादेव पर्वत श्रृंखला? आपकी महादेव पर्वत श्रृंखला पचमढ़ी। और पचमढ़ी किस जिले में आता है? तो आप इसको चाहो तो लिख लेंगे होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद जिला। और नर्मदा और सोन एक ही जगह से निकलती है, अमरकंटक से। ठीक, और जिला की बात पूछी जाए तो अनूपपुर जिला, यहां लिख लेंगे अमरकंटक और अनूपपुर जिला। ये हो गई आपकी यहाँ रिवर। इसके बाद देखेंगे हम, रिवर हो गई, वर्षा हो गई, अब क्या बचा आपका? अब बची है मिट्टियाँ। तो मिट्टियाँ भी आप वैसे देखोगे, पश्चिम में देखोगे तो काली और गहरी काली देखने को मिलेगी, और जैसे ही आप पूरब की तरफ बढ़ोगे तो मिट्टियाँ लाल हो जाएंगी। वजह क्या है? क्योंकि ये जो श्रेणी है या जो पठार है, ये पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ा हुआ है। क्या लिखेंगे आप? मिट्टी। मिट्टी भी हम वैसे ही लिखेंगे, पश्चिम में काली तथा गहरी काली और पूर्व में लाल। क्या लिखोगे? पश्चिम में या पश्चिम भाग में काली व गहरी काली तथा पूरब की तरफ या पूरब के तरफ लाल मिट्टी। यानी आप पूरा कंसेप्ट क्लियर यहां रखेंगे। पश्चिम में रहोगे तो क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ काली है और गहरी काली है, और पूरब की तरफ बढ़ रहे हो तो मिट्टी कैसी हो जा रही है? लाल हो जा रही। अब फसल भी है, फसल भी इसी तरीके से प्रभाव डालेगी। पूर्वी क्षेत्र में वर्षा ज्यादा हो रही है, पूर्वी क्षेत्र में क्या हो रहा है? पूर्वी क्षेत्र में वर्षा ज्यादा हो रही है, मिट्टी लाल हो रही है। ये पूर्वी क्षेत्र में कौन सी फसल होगी? पूर्वी क्षेत्र में आपकी चावल होगा। पश्चिम में काली मिट्टी है, इसलिए काली मिट्टी में क्या क्या होता है? कपास, मूंगफली, सोयाबीन। तो वो आपको यहां देखने मिलेगा, गेहूं भी देखने को मिलेगा। क्लियर? क्या लिखेंगे आप? फसलें। फसलें, और फसलें में पहली बात है कि यहां लिखेंगे कृषि की दृष्टि से सबसे संपन्न क्षेत्र यही है। तो कृषि की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र, ये आप जनरल पॉइंट पहले लिख लें। कृषि की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। वजह समझ रहे हो कि नहीं? वर्षा पर्याप्त हो रही है, मिट्टी भी काली मिल रही है, और आप देख रहे हैं मालवा के नीचे वाले क्षेत्र में क्या है इसका, इस वजह से यहाँ कृषि की दृष्टि से क्या है? ये संपन्न क्षेत्र है। अब कृषि की मेन फसल क्या है? यहाँ मुख्य फसल तो गेहूं ही है, मुख्य देखा जाए तो गेहूं है। ठीक, अब गेहूं तो है, और नर्मदा घाटी में गेहूं होता ही ज्यादा है, नर्मदा घाटी। अब हम देखते हैं यहाँ पूरब पश्चिम, बाकी अन्य को हम ना लिखाते हुए क्या लिखाते हैं? हम पश्चिमी और पूर्वी भाग के हिसाब से लिखा दे रहे हैं। पश्चिमी भाग में कौन सी फसल हो रही है? पश्चिमी भाग, तो आप देख रहे हो या जान रहे हो कि पश्चिमी भाग में काली मिट्टी है और गहरी काली है, और वर्षा भी पर्याप्त जितनी चाहिए है। तो यहाँ कौन सी फसल होगी? यहाँ होगी आपकी मूंगफली, कपास, सोयाबीन और गन्ना। ये सब कहाँ होंगी आपकी? ये होंगी आपकी पश्चिमी भाग में। और पूर्वी भाग में देखे जाएगा
तो पूरी भाग में मिट्टी लाल हो रही है और पानी 125 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है, तो यहाँ कौन सी होगी पूरी भाग में? चावल। ठीक, तो जब आप फसलें पढ़ेंगे तो आपको इन सब चीज़ों का क्या होगा? फायदा होगा, यदि आपको ये कंसेप्ट आपको दिमाग में बैठे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ वनस्पति कौन कौन सी है। आप देखेंगे यहाँ वनस्पति, वनस्पति, वनस्पति में यहाँ क्या हमसे देखने मिलेगी? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन। अभी हम वन पढ़ाएंगे तो इन सब चीजों को और स्पष्ट करेंगे हम। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वन, क्या क्या होता है यहाँ? यहाँ सागौन है, ठीक है ना, यहाँ सागौन है, आपका तेंदू है, सनई घास है, ठीक। इसके अलावा यहाँ, अच्छा सागौन की एक चीज और आप लिख लें यहाँ, होशंगाबाद का बोरी घाटी, होशंगाबाद की बोरी घाटी, बोरी अभ्यारण्य भी है और बोरी घाटी, यहाँ सर्वाधिक और मोटे तने का सागौन यहाँ होता है। ये हो गया, बाकी अन्य भी आप यहाँ लिखेंगे, जैसे साल हुआ, नीम हुआ, बरगद हुआ, वो सब होते हैं, प्रायः इनको ही देखना है। वनस्पति के बाद हमें वन विस्तार देखना पड़ता है, वनों का विस्तार। तो वनों का विस्तार यहाँ 30% है, ठीक। अब बचा यहाँ खनिज, कि यहाँ कौन कौन से खनिज इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं। तो देखिए जबलपुर यहाँ जिला आता है, तो जबलपुर में क्या है? भेड़ाघाट है, भेड़ाघाट है यानी वहाँ संगमरमर है। और किस प्रकार का संगमरमर है? सफेद संगमरमर है। क्या लिखोगे आप? खनिज। खनिज है। खनिज में क्या क्या ध्यान रखना है? सफेद संगमरमर, सफेद संगमरमर। तो कहाँ है ये आपका भेड़ाघाट जबलपुर। भेड़ाघाट, पर्यटन में भी आप लिखोगे भेड़ाघाट, और किस जिले के अंतर्गत आता है? जबलपुर, ठीक। अब इसके अलावा यहाँ क्या है? कोयला है। कोयला कहाँ देखने को मिलेगा? हमने बताया था कुछ हिस्सा कटनी का भी यहाँ छूता है, तो लिखेंगे कोयला, और जिला में लिख देंगे आप यहाँ कटनी। और इसके बाद यहाँ क्या है? यहाँ आपका चूना पत्थर भी है, क्योंकि बिंद क्षेत्र हमने बताया था बिंद सेल समूह है, यानी चूना पत्थर भी यहाँ क्या होगा? मिलेगा। चूना पत्थर भी कहाँ है? आपके जबलपुर में। चूना पत्थर जिला में लिख जाएगा जबलपुर। और क्या है यहाँ आपका चीनी मिट्टी और सुरमा, जो भी आपका जबलपुर में है। चीनी मिट्टी और कोमल आगे लिखेंगे सुरमा, ये भी कहाँ है? जबलपुर में है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे डोलामाइट। डोलामाइट कहाँ है? डोलामाइट आपका नरसिंहपुर में है। देखो अभी आप खनिज नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी आपको बेसिक जानकारी होती जा रही है कि डोलामाइट कहाँ है, आपका सुरमा, चीनी मिट्टी कहाँ है, चूना पत्थर, ये सब आपको जानकारी होती रहे। जब आप खनिज पढ़ोगे स्पेशली टॉपिक, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। नरसिंहपुर, नरसिंहपुर, ये हो गया आपका डोलामाइट। और क्या है खनिज के रूप में? यहाँ टंगस्टन, टंगस्टन है, टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ है? आगर गांव। और आगर गांव कहाँ पड़ रहा है आपका? आगर गांव आपका होशंगाबाद जिले में पड़ना है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे आप होशंगाबाद जिला। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये आपका, आगर गांव। ये हो गए आपके क्या? खनिज हो गए। कहाँ के? नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र के खनिज हो गए। अब हमें देखना है उद्योग। उद्योग कैसे डिसाइड होता है? वनस्पति से, फसल से और वहाँ के खनिजों से। तो देखेंगे आप उद्योग।
लिखेंगे आप उद्योग। अब उद्योग में देखा आपने चीनी मिट्टी यहां दिख रही है हमें खनिज के रूप में, तो चीनी मिट्टी के बर्तन या चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने का कारखाना कहां होगा? जबलपुर में होगा। तो लिखोगे आप चीनी मिट्टी से बनाने के, चीनी मिट्टी से बर्तन बनाने का कारखाना कहाँ है, किस जगह पर है? तो जबलपुर। और क्या है क्षेत्र में? तो इस क्षेत्र में आपका गन गैरेज फैक्ट्री है। गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ है? ये भी आपकी जबलपुर में है। लिखेंगे आप गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ? ये भी आपका जबलपुर में। अब यदि गन गैरेज फैक्ट्री पता है तो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ होगी? ये भी आपकी जबलपुर में है। गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और ये बड़ी फेमस थी। अब इसने आधुनिक हथियार बनाए थे और आपको सेना में दिए थे, और आप उसको बताएं कौन सा था, नाग बनाया था कि धनुष बनाया था? आप ऑप्शन कमेंट में टिक कीजिए। क्या लिखना है? गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी कहाँ है? आपकी जबलपुर पर है। और अभी काफ़ी विवाद में था, इसको प्राइवेट करने की बात हो रही, तब भी इस पर क्या हुआ था, बड़ा लाइट में थी ये। इसके बाद देखेंगे सिक्योरिटी पेपर मिल, ये कहाँ है? होशंगाबाद में है। और बैंक प्रेस नोट कहाँ है? जो हमने कल लिखाया था आपको, देवास में। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? सिक्योरिटी पेपर मिल्स। और इसमें बड़ा डाउट होता है, लोग देवास टिक कर जाते हैं, जबकि वहाँ प्रेस नोट है, बैंक प्रेस नोट है वहाँ। पेपर मिल्स कहाँ है? होशंगाबाद। ठीक। अब सीमेंट फैक्ट्री और देख लें आप, तो वो भी कहाँ है? कटनी में। सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? कटनी में। ये हो गए आपके उद्योग। देखो आप उद्योग नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको बहुत सारे उद्योगों के बारे में जानकारी हासिल हो जाती है इन पठारों को पढ़ते समय। अब हमें देखना है यहाँ पर्यटन, कौन कौन सी जगह यहाँ घूमने लायक है। तो भेड़ाघाट जबलपुर, क्या लिखेगा? पहला भेड़ाघाट। पर्यटन, और लिखें यहाँ कुछ पर्यटन लिखें आप, भेड़ाघाट। बताएं आप कमेंट में भेड़ाघाट काहे के लिए फेमस है, वहाँ क्या ऐसा देखने के लिए लोग जाते हैं, और किस नदी यहाँ से बहती है? तो लिखेंगे जबलपुर। ठीक। और क्या है यहाँ देखने लायक? तो यहाँ आपका ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है खंडवा में। तो लिखेंगे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ है? खंडवा। और क्या है यहाँ? इसके अलावा यहाँ क्या है? तो इसके अलावा यहाँ क्या है? यहाँ आपका महेश्वर है। महेश्वर कहाँ है? खरगोन में है। सब नर्मदा नदी के वजह से ही सब ये फेमस है, इस क्षेत्र पूरा। महेश्वर हो गया, खरगोन में है। और कौन सा है? 52 गजा, ये जैन का तीर्थ है। 52 गजा कहाँ होगा? 52 गजा होगा आपका, कौन सा जिला है वो आपका? बड़वानी जिला में। और जैन का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है बड़वानी जिले में। और क्या है यहाँ? और है आपका हनुमंतिया भी आपका खंडवा जिले में है। हनुमंतिया कहाँ है? खंडवा जिले में। ये होगा कुछ आपके पर्यटन स्थल। अब यहाँ विशेष और एक पॉइंट लिखेंगे, विशेष में लिखेंगे नर्मदा घाटी कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है।
और जो भी पर्यटन स्थल है वो आप अपने नोट्स में यहाँ बढ़ा सकते हैं। ये तो केवल हम आपको एक फॉर्मेट बता रहे हैं कि इस तरीके से आपको इन पठारों को पढ़ना है, ताकि आपको जब पर्यटन पढ़ने बैठो, जब आप फसल पढ़ने बैठो, तो आपको बहुत आसान लगे एमपी। और इन पठारों को ही आप अच्छे से पढ़ ले तो बहुत सारी एमपी आपकी यहीं से कंप्लीट हो जाती है। क्या लिखना है हमें? विशेष। विशेष में लिखेंगे आप नर्मदा घाटी क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। क्या लिखोगे? नर्मदा घाटी क्षेत्र, और डबल कॉमा में लिखोगे कृषि अर्थव्यवस्था की, कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये हो गया आपका, ये आपका कंप्लीट हो गया। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र आपका कंप्लीट हो गया है। और अब हमें अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उसको हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।